Hi guys, welcome back to this channel. So guys, in today's video we are going to discuss immunity topic from class 12th biology chapter number 8 human health and disease. सो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें कुछ ऐसी डिसीज़ हैं जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है और वो सीबीएसई एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में और स्पेशली नीट के एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती हैं. तो प्लीज़ आप एक बार वो वाली वीडियो भी देख लेगा. So in today's topic we are discuss about the immunity. So every day we are exposed to a large number of infectious agent. However, only a few of these exposure result in disease. Why? This is due to the fact that the body is able to defend itself from most of these foreign agents. This overall ability of the host to fight the disease causing organism conferred by the immune system is called immunity. इम्यूनिटी इज़ ऑफ टू टाइप, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इस पैराग्राफ में एज अ इंट्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी इसमें यह बताया गया है कि कैसे हम हर रोज़ एक्सपोज होते हैं कुछ लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट से, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में लार्ज नंबर ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट मौजूद हैं जो हम पर अटैक करते रहते हैं. बट हम उनमें से किसी बहुत ही कम में से एक्सपोज होकर हमें वो बीमारी कॉज करते हैं. बहुत ही कम हमारे पास अटैक होते हैं और वो बहुत ही कम अमाउंट में हमें बीमारी होती है, बहुत ही मेजरली कोई बीमारी होती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर रोज़ हम बाहर जाते हैं और हर रोज़ हम एक्सपोज होते हैं कुछ ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट से, लेकिन हम हर रोज़ बीमार क्यों नहीं होते आते? तो इसका आंसर होगा दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द बॉडी इज़ एबल टू डिफेंड इटसेल्फ. बॉडी खुद से ही अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानती है. कैसे? फ्रॉम मोस्ट ऑफ दिस फॉरेन एजेंट्स. तो दिस ओवरऑल एबिलिटी, ये सारी एबिलिटी बॉडी की ऑफ द होस्ट, यहाँ पे ह्यूमन बॉडी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, ऑफ द होस्ट टू फाइंड, किसी भी होस्ट हो, कोई होस्ट हो, टू फाइट द डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज़ कॉल्ड इम्यूनिटी. उसे ही इम्यूनिटी कहते हैं. किसी भी होस्ट की ऐसी एबिलिटी जो कि उसे प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम एनी फॉरेन ऑर्गेनिज्म जो कि डिसीज़ कॉज कर सकता है, तो उस एबिलिटी को हम इम्यूनिटी कह देते हैं. सो इम्यूनिटी इज़ ऑफ टू टाइप्स, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इनेट इम्यूनिटी हमारी दो टाइप्स की होती हैं. पहली इनेट इम्यूनिटी एंड सेकेंड वन इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी. So first of all we will discuss innate immunity. So innate immunity is non-specific type of defense that is present at the time of birth. इसमें नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस का मतलब ये है कि वो नॉन स्पेसिफिक इन नेचर है. सोचो कि जो स्पेसिफिसिटी होती है किसी एक चीज़ की वो उसी के लिए होती है. सपोज़ एग्जांपल देखो, अगर एक एंटीजन आके बॉडी पे अटैक करता है, ह्यूमन बॉडी लेते हैं, अगर एक एंटीजन आके ह्यूमन बॉडी पे अटैक करता है तो बॉडी उसके लिए, उस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए एक पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करती है कि वो उस पर्टिकुलर, तो वो जो एंटीबॉडी है वो उस एंटीजन के लिए पर्टिकुलर है, स्पेसिफिसिटी दिखाती है कि वो उसी को मार सकती है. ठीक है, जो आया है फॉरेन एंटीजन आया है, तो नॉन स्पेसिफिक इन नेचर है ये इनेट इम्यूनिटी. तो ये उल्टा है, स्पेसिफिसिटी नहीं दिखाता, ये नॉन स्पेसिफिक है, टाइप ऑफ डिफेंस है बॉडी का इनेट इम्यूनिटी दैट इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो बर्थ के टाइम में प्रेजेंट होती है. दिस इज़ अकम्पलिश्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ द फॉरेन एजेंट्स इनटू आवर बॉडी. सो ये क्या प्रोवाइड करती है? डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स प्रोवाइड करती है फ्रॉम टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट इन आवर बॉडी. Innate immunity consists of 4 types of barrier. These are physical barrier, physiological barrier, cellular barrier and cytokine barriers. So first of all we will discuss physical barrier. So physical barrier क्या होता है? जो फिज़िकली हमें दिखाई देता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, जो हमें फिजिकल दिखाई देता है. तो आपको फिजिकल सबसे पहले ह्यूमन बॉडी में कौन सा बैरियर दिखाई देगा? स्किन दिखाई देगा ना. स्किन ऑन आवर बॉडी इज़ द मेन बैरियर विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो हमारे एनवायरनमेंट में इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, तो वो सबसे पहले हमारी स्किन पे ही अटैक करते हैं ना. तो स्किन तो प्रिवेंट कर रही है ना उनकी एंट्री को हमारी बॉडी में. सो स्किन इज़ द फिजिकल बैरियर. और देखो
mucus coating of the epithelium lining the respiratory, gastrointestinal and urogenital tracts also help in trapping microbes entering our body. जो म्यूकस होता है, म्यूकस की कोटिंग होती है रेस्पिरेटरी में, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, सपोज नोज़ के थ्रू कोई भी माइक्रो या कोई भी बाहर का इन्फेक्शियस एजेंट हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, तो म्यूकस लाइनिंग होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, वो उसे अटैक करने से रोक देती है, प्रिवेंट करती है. और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में भी, यूरोजेनिटल ट्रैक में भी ये ट्रैपिंग का काम करती हैं, म्यूकस कोटिंग. सो नेक्स्ट वन इज़, ये हो गया हमारा फिजिकल बैरियर. नेक्स्ट वन इज़ फिजियोलॉजिकल बैरियर्स. सो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स जो फिजियोलॉजिकली हो रहा है, उनका फंक्शन हो रहा है. जैसे एसिड तो रिलीज़ होता रहता है ना स्टमक में, तो एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, वो तो आता रहता है. टीयर्स फ्रॉम आईज ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ. नेक्स्ट, ये तो समझ में आ गया. एसिड इन द स्टमक, तो एसिड का पीएच बहुत ही कम होता है, तो उसमें कई बार माइक्रोब अगर स्टमक में आ भी जाता है तो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाता, उसकी डेथ हो जाती है. तो ये भी एक तरह से फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया हमारा. तो ये जो सब चीज़ें आ रही हैं, जो बैरियर्स आ रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखो हम हर रोज़ तो नहीं बीमार हो रहे हैं ना, तो हर रोज़ ये क्या पता हमारे अंदर जाते हों और हमारी बॉडी इनके अगेंस्ट एक्ट कर देती हो, तो इसलिए हम बीमार नहीं हो पाते. तो बॉडी का फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही है ना कि अपनी बॉडी को, अपने आप को बचाना किसी भी फॉरेन एजेंट से. बॉडी तो जानती है ना कि क्या अपने सेल कौन से हैं, दूसरों के सेल कौन से हैं, कौन बाहर से आ रहा है. समझते हो. नेक्स्ट, सेलुलर बैरियर. Cellular barrier, certain type of leukocyte, white blood cell of our body like polymorphonuclear leukocyte, PMNL, neutrophils and monocytes, and natural killers type of lymphocyte in the blood, as well as macrophages in the tissue can phagocytose and destroy microbes. सो सेलुलर बैरियर्स में ये बताया है कि सेलुलर बैरियर्स होते क्या हैं. सेलुलर बैरियर्स में कुछ सेलुलर लेवल पे जो हमारे बैरियर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. जो बैरियर्स वो सेलुलर बैरियर्स होते हैं. तो इसमें जिसको नहीं पता वो याद रख लेना कि हमारी इम्यूनिटी किसके लिए, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी इम्यूनिटी के लिए. लिम्फोसाइट, जो कि जिनका नाम है वाइट ब्लड सेल, हमारे बॉडी में वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी इम्यूनिटी के लिए. अब जब भी कोई इन्फेक्शियस एजेंट बाहर से आएगा, फॉरेन एजेंट आया कोई भी इन्फेक्शन कॉज करने के लिए हमारी बॉडी में, तो सबसे पहले कौन जाते हैं, न्यूट्रोफिल जाते हैं, देन मोनोसाइट जाते हैं. दीज आर नेचुरल किलर्स. ये टाइप ऑफ लिम्फोसाइट है, आप याद रख लेना, ये नेचुरल किलर्स हैं. ये ब्लड में होते हैं, ये काम करते हैं ऐसे, मतलब उनकी डिवीज़न नहीं होने देते, उनको मार देते हैं. ये एक तरह से याद रख लो, उनको मार देते हैं न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट. और अगर टिश्यूज़ की बात करें तो टिश्यूज़ में मैक्रोफेजेस होते हैं. इनका क्या फंक्शन होता है, ये भी वही काम करेंगे कि प्रोटेक्ट करेंगे हमारी बॉडी को और माइक्रोब्स को मार देंगे. तो इनका फंक्शन होता है फैगोसाइटोसिस. जिनको अब नहीं पता फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है निगल जाना, किसी सेल को निगल जाना, एनगल्फ कर लेना. तो मतलब इनका फंक्शन यही है, मतलब खा जाते हैं अपनी लैंग्वेज में, मतलब अगर कोई इन्फेक्शियस एजेंट आएगा ये खा लेंगे उसे. देन अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स. नेक्स्ट वन इज साइटोकाइन बैरियर. Virus infected cell secrete proteins called interferons which protect non-infected from further viral infection. सो गाइस, इसमें क्या बताया, साइटोकाइन बैरियर्स में क्या बताया कि सपोज़ करो अगर एक सेल इन्फेक्ट हो जाता है किसी वायरस के अटैक से, हमारी बॉडी का कोई भी अगर सेल एक इन्फेक्ट हो जाता है किसी भी वायरस के अटैक से, सो क्या होता है, वो सेल कुछ प्रोटीन रिलीज़ करता है ताकि उसके आसपास के सेल उस वायरस से बच जाएं. ऐसा शील्ड प्रोवाइड कर देता है ताकि अगर मैं फंस गया हूँ तो ये साथ वाले तो बच जाएं, मेरी बॉडी तो बच जाए. तो वो ऐसा कुछ प्रोटीन रिलीज़ कर देता है जिसका नाम है इंटरफेरोन्स. ये आप याद रख लो, नीट के एग्ज़ाम में एक बार पूछा गया है ये क्वेश्चन. इंटरफेरोन्स नाम का प्रोटीन रिलीज़ कर देता है, किस में, साइटोकाइन बैरियर में ही होता है. So next type of immunity is acquired immunity. So acquired immunity on the other hand is pathogen specific. तो ये specificity दिखाती है, ये specific in nature है. मतलब एक पैथोजन के लिए ये अलग टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्रोड्यूस करेगी, तो वो उस एंटीजन के लिए वो एंटीबॉडी स्पेसिफिक होगी. सो इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय मेमोरी. तो ये कैसे करेक्टराइज करती है, बाय मेमोरी से करेक्टराइज करती है. तो कैसे,
This means that when our body encounters a pathogen for the first time, produces a response called primary response, which is of low intensity. अगर सपोज एक हमारी बॉडी पे पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम अटैक कर रहा है, तो वो पैथोजन प्रोड्यूस करेगा, एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, हमारी बॉडी एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी, वो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है, वो लो इंटेंसिटी का होता है. सब्सिक्वेंट एनकाउंटर, अगर दोबारा कभी ये पैथोजन आएगा बॉडी के पास, बॉडी पे अटैक करेगा, तो वो विद द सेम पैथोजन इलेक्ट्रिक्स अ हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी और एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स. अब ये जो सेकेंडरी या सब्सिक्वेंट, अगर कभी भी जब ये आएगा पैथोजन, तो इसकी जो मतलब इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, हमारी बॉडी की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी इसको फाइट करने में, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी रिस्पॉन्स कह सकते हैं, और एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स. दिस इज ascribed टू द फैक्ट दैट आवर बॉडी अपीयर्स टू हैव मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर. मतलब अगर सपोज़ एक पैथोजन फर्स्ट टाइम एनकाउंटर करता है, हमारी बॉडी में अटैक करता है, तो वो हमारी बॉडी पहले तो सबसे पहले उसको पहचानेगी, तो नेक्स्ट वो मेमोरी क्रिएट कर लेती है कि हाँ ये आया था, पहले भी आया था, तो ये पहले भी अटैक करा था. तो वो जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है ना उसके अगेंस्ट जो एक्ट करती है, हमारी बॉडी को बचाने के लिए जो एक्ट करती है, वो थोड़ी लो इंटेंसिटी का एक्ट होता है. तो दैट्स वाई इट इज़ रिटन विच इज़ ऑफ लो इंटेंसिटी प्राइमरी रिस्पॉन्स. तो रिस्पॉन्स जो करती है वो लो इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स होता है. बट जब दोबारा कभी पैथोजन आता है, बॉडी पे अटैक करता है, वही सेम पैथोजन, तो बॉडी के पास ना मेमोरी बॉडी के पास मेमोरी रह जाती है कि हाँ ये तो पहले भी आया था. तो फिर बॉडी उसके अगेंस्ट ज़्यादा इंटेंसिटी वाला रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है. दैट इज़ वाई सेकेंडरी रिस्पॉन्स इट इज़ रिटन. Then the primary and secondary immune response are carried out by with the help of two special type of lymphocyte present in our blood. मैंने बताया था कि इम्यूनिटी का कौन एज अ रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल है हमारी इम्यूनिटी में, इम्यूनिटी देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल है. तो दो स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट. सो इनमें से जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एक आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू द पैथोजन इनटू आवर ब्लड टू फाइट विद देम. दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडीज़. इन्हीं प्रोटीन को जो बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हैं, एक आर्मी ऑफ प्रोटीन, अगर कोई एनकाउंटर हो जाता है या कोई बाहर का कोई फॉरेन एजेंट हमारे बॉडी के अंदर अटैक करता है, तो सबसे पहले बी लिम्फोसाइट क्या प्रोड्यूस करती हैं, एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करती हैं, जिन्हें हम आर्मी ऑफ प्रोटीन्स कहते हैं. Then the T lymphocyte cells themselves do not secrete any antibody but help the T lymphocyte. ये T helper cell भी कह सकते हैं हम इन्हें, T lymphocyte को T helper cell भी कहते हैं. तो ये कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करते, बट ये हेल्प करते हैं B lymphocyte का कि तू एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता रहे, एज ए हेल्प करते हैं टू प्रोड्यूस, बट हेल्प B cells टू प्रोड्यूस दैम. ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज़ 4 पेप्टाइड चेन. अब एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बता रखा है एनसीईआरटी ने. ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज़ 4 पेप्टाइड चेन, 2 स्मॉल कॉल्ड लाइट चेन, 2 लॉन्गर कॉल्ड हैवी चेन. यहाँ पे डायग्राम में देख भी सकते हैं, ये 2 लाइट चेन हैं एंड दीज 2 आर हैवी चेन. ये यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है. ये एंटीबॉडी क्या करती है, इसका मतलब ये वर्क कैसे करती है, ये आगे ना एंटीजन की स्पेसिफिसिटी इन नेचर होती है, क्योंकि देखो इनका वेरिएबल नेचर है, यहाँ से इनकी शेप चेंज है, यहाँ से हर एंटीबॉडी की अलग अलग शेप होगी इनको पकड़ने की. बाइंडिंग साइट है, एंटीजन को ना पकड़ लेती है ताकि वो फर्दर डिवाइड ना कर पाए. उन्हें मारने का काम नहीं है एंटीबॉडी का, उनको पकड़ने का काम है ताकि वो और डिवाइड ना हो और अपना नंबर ना बढ़ा पाए. हैंस तो ये पता लगे ना, लाइट चेन और ये 2 हैवी चेन है, और ये कैसे जॉइंट है, बाय सल्फाइड बॉन्ड से, ये आप देख सकते हैं. नेक्स्ट, हैंस एंड एंटीबॉडीज रिप्रेजेंटेड एट H2L2. H2 मतलब 2 हैवी चेन एंड L2 मतलब 2 लाइट चेन, यहाँ पे लिखा हुआ है, इज रिप्रेजेंटेड एज H2L2. डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन आवर बॉडी. काफ़ी टाइप्स की एंटीबॉडी हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, जैसे IgA, IgM, IgE, IgG एंड आर सम ऑफ देम
इन सब के अलग से फंक्शन मैं लिख के बताऊंगी आपको. अ कार्टून ऑफ एन एंटीबॉडी इज़ गिवन इन दिस फिगर. मैंने आपको दिखा दिया. बिकॉज दीज एंटीबॉडीज़ आर फाउंड इन द ब्लड, द रिस्पॉन्स हैज़ एन ऑल्सो इज़ ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स. ये एंटीबॉडीज़ कहाँ पे फाउंड होती हैं, कहाँ पे मिलती हैं? ब्लड में मिलती हैं. तो जो रिस्पॉन्स होगा उसे हम क्या कहेंगे? ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स. इंपॉर्टेंट है, याद रखना. This is one of the two type of our acquired immune response, antibody mediated. The second type is called cell mediated immune response or cell mediated immunity. Very 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 important. याद रखना cell mediated immunity क्या है ये. The T lymphocyte mediate CMI मतलब सेल mediated immunity. जो T lymphocyte होते हैं वो इस सेल mediated immunity से चलते हैं. कैसे? द वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गन लाइक हार्ट, आई, लिवर, किडनी फेल टू फंक्शन सेटिस्फैक्टरीली, ट्रांसप्लांटेशन इज़ द ओनली रेमेडी टू एनेबल द पेशेंट टू लिव अ नॉर्मल लाइफ. जब किसी पेशेंट का कोई ट्रांसप्लांटेशन होता है किसी ऑर्गन का, जैसे हार्ट होगा, लिवर होगा, आई होगा, उसका काम करना बंद कर जाता है, तो हम ट्रांसप्लांटेशन एज ए मेथड यूज़ करते हैं उस बंदे को जान बचाने के लिए. तो वहाँ पे बॉडी, क्योंकि बॉडी जानती है कि कौन सी हमारा सेल है, कौन सा हमारा बॉडी का ऑर्गन है, कौन सा दूसरे के बॉडी का ऑर्गन है. मैंने आपको पहले भी बताया था, बॉडी स्पेसिफिक है कि कौन से सेल अपने हैं, कौन से सेल दूसरों के हैं. तो बॉडी एकदम से एक्ट करेगी. तो उस टाइप की इम्यूनिटी को क्या कहेंगे? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. हर बार पूछा गया है नीट के एग्ज़ाम में, कौन सी टाइप की इम्यूनिटी होती है जो ट्रांसप्लांटेशन के दौरान बॉडी दिखाती है? वो होती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, देन अ सर्च बिगिंस टू फाइंड अ सुटेबल डोनर. मतलब डोनर जाके डोनेट कर देता है. तो सुटेबल डोनर को भी फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है उस केस में, क्योंकि बॉडी तो रिजेक्ट कर देगी उस ऑर्गन को. तुरंत बंदे की मौत भी हो सकती है उसमें. तो ट्रांसप्लांटेशन में ऐसे जो बॉडी होती है वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी दिखाती है. ये आप याद रख लेना. Graft from just any source, an animal, another primate, or a human being cannot be made since the graft would be rejected sooner or later. मैंने बताया था आपको, बॉडी रिजेक्ट कर देती है. दूसरे बॉडी जानती है कि खुद का सेल उसका कौन सा है, दूसरे का सेल कौन सा है, तो बॉडी रिजेक्ट कर सकती है उस कोई भी पर्टिकुलर ट्रांसप्लांट को. तो टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग आर एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट. तो कोई भी ग्राफ्ट लेते हैं या कोई ट्रांसप्लांट ऑर्गन लेते हैं, ग्राफ्ट का मतलब है कोई ट्रांसप्लांट ऑर्गन लेते हैं, तो उससे पहले अगर किसी पेशेंट का ले रहे हैं, मतलब किसी एक नॉर्मल ह्यूमन का ले रहे हैं किसी पेशेंट के डालने के लिए, तो फिर पहले उस ह्यूमन का उस पर्सन का पहले हम टिश्यू चेकिंग करते हैं. कुछ मेथड्स हैं, टिश्यू चेकिंग करते हैं, ब्लड ग्रुप मैच करते हैं, ताकि जो बॉडी है जिसमें ट्रांसप्लांट होके जाएगा वो रिजेक्ट ना कर दे. तो ये कुछ मेथड्स हैं. नेक्स्ट, द बॉडी इज़ एबल टू डिफ्रेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. क्योंकि बॉडी जानती है कि खुद का कौन सा है सेल, दूसरों का कौन सा है सेल, नॉन सेल्फ कौन सा है, सेल्फ कौन सा है, बॉडी अच्छी तरह से जानती है. एंड द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन. जैसा कि मैंने बताया कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एक्ट करती है जब भी कोई ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल होती है, याद रखना. सो गाइज, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे. सो गाइज, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.